नमस्कार। विपक्षी पार्टियां अपनी दूसरी बैठक के लिए बेंगलोर में जुटी हैं। 23 जून को पटना में जो बैठक हुई थी और उसके बाद 17-18 जुलाई की जो बैठक बेंगलुरु में हो रही है, इन दोनों के बीच एक बेसिक फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको राजनीतिक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। पटना की बैठक में राहुल गांधी के ऊपर फोकस था। ऐसा लग रहा था कि पूरी बैठक उनको केंद्र में रखकर हो रही है, और दूसरी बैठक में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सोनिया गांधी को केंद्र में रखकर हो रहा है। ये 23 जून से लेकर के 17-18 जुलाई के बीच का ये एक बड़ा फर्क है। याद करें कैसे 13-23 जुलाई की बैठक से पहले एक तारीख टली थी। पहले बैठक 12-13 जून को होने वाली थी, और वो बैठक इस वजह से नहीं हुई क्योंकि राहुल गांधी विदेश में थे, वो अमेरिका गए हुए थे। उसकी वजह से, उनके बाहर होने की वजह से बैठक टली और 23 जून की तारीख तय हुई, और उसमें राहुल गांधी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। वहां वो कांग्रेस मुख्यालय में भी गए और कांग्रेस की जो राजनीति करनी थी उन्होंने वो भी की। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई, उसमें फोकस राहुल गांधी के ऊपर था। और इस बार जो बैठक बेंगलुरु में हो रही है, उस बैठक में सारा फोकस सोनिया गांधी के ऊपर है। ऐसा लग रहा है जैसे सोनिया गांधी इस बैठक को कंडक्ट कर रही हैं, इस बैठक को संचालित कर रही हैं, इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं, वो सब कुछ सोनिया गांधी कर रही हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक डिनर होस्ट किया विपक्षी पार्टियों के लिए, और जो बैठक 18 तारीख को होगी, जिसमें दिन भर विचार मंथन होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि नेता तय करने की बात होगी, ये भी कहा जा रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसका नाम तय करने की बात होगी, ये भी कहा जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होगी, और यहां तक कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे पर भी कुछ चर्चा हो सकती है, हालांकि उसकी संभावना कम है। लेकिन उसके पहले सोनिया गांधी के डिनर होस्ट करने से ही ऐसा माहौल बना है जैसे सब कुछ सोनिया गांधी के ऊपर केंद्रित हो गया है। अब सवाल है कि 23 जून की पटना की बैठक से लेकर के और अभी 17-18 जुलाई की बैठक के बीच में क्या बदल गया है, क्या ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर से फोकस शिफ्ट होकर के सोनिया गांधी पर गया है। ये जानबूझ करके किया गया है। ये कांग्रेस का एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है जिसका मकसद राहुल गांधी को टारगेट बनने से रोकना है। 23 जून की बैठक के बाद से राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से टारगेट हुए थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ था वो ये हुआ था कि 2 जुलाई को शरद पवार की एनसीपी जो पार्टी है, उनकी एनसीपी वो टूटी थी। उनके भतीजे अजीत पवार कुछ विधायकों को साथ लेकर के अलग हो गए थे, और उसके कई 10 तरह के कारण बताए गए थे। खुद अजीत पवार ने कहा था कि वो अब थक गए हैं उप मुख्यमंत्री बनते बनते, और उनकी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने। उनके बच्चे भी अब बार बार पूछते हैं कि आप कब तक उप मुख्यमंत्री बनते रहोगे। हालांकि अभी भी वो उप मुख्यमंत्री ही बने हैं, लेकिन उनका निशाना मुख्यमंत्री बनने का है। ये सबसे बड़ा कारण बताया गया, और भी कुछ कारण बताए गए। लेकिन एक कारण जो मीडिया में चर्चा जिस बात की हुई और जिसको काफ़ी एक नैरेटिव के तौर पर उसको प्रचारित किया गया, वो ये था कि राहुल गांधी की वजह से एनसीपी टूटी है। ये कहा गया, उस नैरेटिव में ये बताया गया मीडिया के जरिए, और मीडिया के कई लोगों ने ट्वीट किया और कुछ नेताओं ने भी एनसीपी के ट्वीट किया और ये बताया कि वो ये नहीं देख सकते हैं कि शरद पवार राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करें। ये कहा गया कि चूंकि पटना में राहुल गांधी का नेतृत्व बनाया गया और ऐसा लगा कि पूरी सारी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के नेतृत्व में आ रही हैं, इसलिए एनसीपी को तोड़ करके कुछ विधायक अलग हो गए, क्योंकि उनको राहुल गांधी का नेतृत्व पसंद नहीं है। अब इसके पहले जब भी कांग्रेस पार्टी टूटती थी, कांग्रेस के नेता अलग होते थे, तो वो ये राग अलापते थे कि राहुल गांधी के कारण हम अलग हुए हैं, या राहुल गांधी के कारण कांग्रेस कमजोर हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यही बात कही थी, गुलाम नबी आजाद ने यही बात कही, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही बात कही। जो भी अलग हुआ कांग्रेस पार्टी से, उसने ये कहा कि राहुल गांधी की वजह से वो अलग हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की, सोनिया गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा। वही कहानी अभी एनसीपी में दोहराई गई है। एनसीपी के टूटने पर यह कहा गया कि राहुल गांधी के कारण टूटी है। दूसरा 2-3 और घटनाक्रम हुए जो जैसे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का जो टकराव हुआ, जो बहस हुई अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच में, या अखिलेश यादव जाकर के मिले वहाँ तेलंगाना जाकर के हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव से। तो ये जो कुछ युवा नेता हैं, जिसमें अखिलेश यादव खासतौर से हैं, उन लोगों की भी एक नाराजगी या एक दूरी राहुल गांधी से होने की खबर मीडिया में आई। राहुल गांधी को टारगेट करने का इस बीच का एक घटनाक्रम यह भी रहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल हुई, जो जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में तेजस्वी यादव का नाम आरोप पत्र में शामिल किया गया।
तो ये सब घटनाक्रम यहाँ हुए, लेकिन इससे लगा कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है और उस मकसद से उसको वो फोकस हटाने के लिए, उनको बचाने के लिए सोनिया गांधी ने इस बार आगे बढ़ के अपने हाथ में कमान ली। अब सोनिया गांधी के कमान लेने या वो सूत्रधार बनेंगी या नहीं बनेंगी, कमान संभालेंगी या नहीं संभालेंगी, ये बात की बात है। लेकिन उनकी सेहत को देखते हुए ये मोटे तौर पर लग रहा है कि वो अब पहले की तरह भाग दौड़ करने या तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच तालमेल बनवाने, समन्वय बनवाने का काम नहीं कर सकती हैं। वो एक प्रतीकात्मक चेहरा है। उन्होंने एक तरह से कांग्रेस शासित राज्य में बैठक हो रही थी तो उन्होंने एक जेस्चर शो किया, एक शिष्टाचार दिखाते हुए विपक्षी पार्टियों के लिए एक डिनर होस्ट किया गया, या एक डिनर होस्ट किया गया जिसमें वो आई और उनमें वो शामिल हुई, उसमें कांग्रेस की तरफ से वो डिनर होस्ट किया गया। तो ये इससे ये लग रहा है कि वो अपने ऊपर एक फोकस कांग्रेस ने उनके ऊपर बनवाया है। वो सूत्रधार नहीं बनेंगी, वो पूरी तरह से संचालित नहीं कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने अभी जितनी पहल की है उतने से ही तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच एक उम्मीद की लहर दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि सोनिया गांधी अगर आगे रहती हैं, वो अगर केंद्र में रहती हैं, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम अगर उनकी देखरेख में होता है तो ये काम हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सोनिया गांधी ने 2004 में यह काम किया था। 2004 में उन्होंने यूपीए बनाया था जब वो प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, और मनमोहन सिंह को उन्होंने चुना था प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने तभी उसी समय उन्होंने ये यूपीए बनाया था। तो लेकिन यूपीए बनाने से पहले उन्होंने एक बड़ा काम यह किया था कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस को चुनाव जिताया था। उनकी एक धाक बनी थी, उनकी एक नैतिक सत्ता बनी थी, और उसके इर्द गिर्द उन्होंने यूपीए का गठन किया था। सारी पार्टियां उनके साथ आ गई थी, उनको अध्यक्ष कबूल किया था, और इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली लेफ्ट पार्टियों ने भी साथ दिया था सरकार बनाने में 2004 में। तो ये सोनिया गांधी का उस समय ऑरा बना था, और उस ऑरा बनने का दो कारण था। पहला कारण तो ये था कि बीजेपी को हराया था कांग्रेस ने। उस समय बीजेपी सर्वाधिक आशावान थी और ये लग रहा था कि वो जीतने ही वाली है। वो पूरी तरह से आत्मविश्वास में थी, और ये मीडिया में भी ये कहा जा रहा था कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। टीना फैक्टर था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी इज द अल्टरनेटिव, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को कोई चुनौती नहीं है। लेकिन 2004 में कांग्रेस ने हरा दिया बीजेपी को। 7 ही सीट ज्यादा मिली, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो एक तो पहला सोनिया गांधी का ऑरा बनने का एक ये कारण था, और दूसरा कारण, चाहे जिस वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बनी हो, लेकिन ये प्रचार हुआ कि उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है। तो इस वजह से उनकी एक नैतिक सत्ता बनी थी और उनके इर्द गिर्द तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हुई थी। इसके बाद 2009 में कांग्रेस ने दोबारा बीजेपी को हराया। तो सोनिया गांधी के नाम एक बड़ा श्रेय, एक बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने बीजेपी के 2 सबसे बड़े नेता, जो अब तक के इतिहास में सबसे यशस्वी स्वयंसेवक हुए, यशस्वी नेता हुए, जिन्होंने पहली बार बीजेपी को सत्ता दिलाई, उन दोनों नेताओं को हराया। सोनिया गांधी ने पहले 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को हराया, और 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लड़ रहे थे तो उनको हराया, और 2004 से ज्यादा बड़ा बहुमत लेकर के कांग्रेस पार्टी जीती। उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस की भी अध्यक्ष थी, यूपीए की भी अध्यक्ष थी। 2004 में कांग्रेस ने 145 सीटें जीती थी लोकसभा की, और 2009 के चुनाव में उसने 207 सीटें जीती, 206 सीटें जीती थी। तो ये उनका एक यूनिक डिस्टिंक्शन है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी हराया था और लाल कृष्ण आडवाणी को भी हराया था। उसके बाद से 10 साल कांग्रेस पार्टी और पूरा गांधी नेहरू परिवार, और वो एक तरह से राजनीतिक बियाबान में है। उनकी सारी राजनीतिक पूंजी लगभग समाप्त हो गई है। तो उस 10 साल के बाद, 2004 के बाद, फिर जब 2024 में एक गठबंधन बनाने और साझा तौर पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो उसमें सोनिया गांधी का आगे आना तमाम विपक्षी पार्टियों की उम्मीद बढ़ाने वाला है। अब ये एक बात कही जाती है कि अब वो सोनिया गांधी के पास वो लीडरशिप नहीं है, उनके पास वो नेता नहीं है जो तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ बात करें, जिनका सद्भाव हो सभी विपक्षी पार्टियों के साथ, जो सहयोगी पार्टी हैं उनके साथ, और उनको सबको साथ लेकर के सबकी जो जिसके रिजर्वेशंस हैं उनको दूर करते हुए, उनको वो तमाम बाधाएं दूर करते हुए गठबंधन को स्मूथ तरीके से चला सकें, वो नेता नहीं है। और इसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है कि अब अहमद पटेल नहीं है कांग्रेस के पास या सोनिया गांधी के पास। 2004 में और भी बड़े नेता थे, माखनलाल फोतेदार सक्रिय होते थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, गुलाम नबी आज़ाद जो छोड़ करके चले गए, जनार्दन द्विवेदी जो अब एक तरह से राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय हो गए हैं। उस समय कई बड़े नेता थे, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और अहमद पटेल, इन सब का निधन हो चुका है।
तो ये माखनलाल फोतेदार का भी निधन हो गया। तो कई बड़े नेताओं का निधन हो गया, या कई बड़े नेता जैसे जनार्दन द्विवेदी वगैरह हाशिए में चले गए, उन्होंने छोड़ दी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति, गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ करके चले गए। तो ये है कि जो एक पुराना और मजबूत लीडरशिप थी, जो जिनका जो अक्रॉस द ऑल पार्टी जिनकी गुडविल थी, वो अब नहीं रहे। लेकिन ये एक तरह का मिथक है, ये एक अहमद पटेल का भी एक मिथक बरसों तक, दशकों तक कांग्रेस पार्टी के साथ चिपका रहा था। कांग्रेस पार्टी के पास अब भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ तालमेल करके और समन्वय बना करके गठबंधन नहीं बना सकती हैं। आज अगर सोनिया गांधी कहें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ऐसे नेता हैं जो किसी भी बड़े नेता के साथ बात कर सकते हैं, विपक्ष का हो चाहे किसी सहयोगी पार्टी का हो या विपक्ष का हो, उसके साथ बात करके तालमेल बनवा सकते हैं। मुकुल वासनिक पुराने नेता हैं जो आज भी सक्रिय हैं और सभी पार्टियों में जिनके लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अशोक गहलोत हो, इस तरह के कई बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के पास जिनको अगर जिम्मेदारी दी जाए तो वो विपक्षी पार्टियों के साथ बात कर सकते हैं। डीके शिव कुमार से लेकर के और इस तरह से कई नाम लिए जा सकते हैं जो अभी नेता हैं जो बात कर सकते हैं। तो उसकी कमी नहीं होगी। वो ये जरूर है कि वो पुराने जो नेता थे वो उनके पास बहुत लंबा अनुभव था और वो लंबे अनुभव के दम पर कुछ चीज़ें करते थे। लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो अब दूसरे जिन लोगों के साथ तालमेल बनाना था वो लीडरशिप भी अब नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मुलायम सिंह यादव से डील नहीं करना है, अब वहाँ अखिलेश यादव है। तमिलनाडु में करुणानिधि से डील नहीं करना है, वहाँ एम के स्टालिन से डील करना है। इसी तरह से बिहार में भी लालू यादव और झारखंड में शिबू सोरेन अब वो राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं है, अब वहाँ हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के साथ डील करना है। तो जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं विपक्ष की, या जो दूसरे कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं या दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, उनका भी जो पुराना नेतृत्व है, जो पुराना लीडरशिप अब है नहीं, अब वहाँ भी नए नेता हैं। उन नए नेताओं के साथ डील करनी है और उनमें से कई नए नेता ऐसे हैं जिनके साथ राहुल गांधी की निजी तौर पर अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छा तालमेल है। चाहे तेजस्वी यादव हो या एम के स्टालिन हो या हेमंत सोरेन हो, इनके साथ उनकी सीधी बातचीत होती है और वो सीधे बातचीत करके और तालमेल अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बनवा सकते हैं। तो वो दिक्कत नहीं आएगी कि विपक्ष के साथ तालमेल कौन बनाए और किस तरह से आगे बढ़ा जाए, वो दिक्कत नहीं आएगी। असली सवाल यह है कि सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से विपक्षी पार्टियां इस बात के लिए एकजुट हों कि उनको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है और उसकी 10 साल की सत्ता में उसको चुनौती देनी है, मजबूत चुनौती देनी है। इसके लिए साथ आना है। अगर ये सैद्धांतिक सहमति बन जाती है, जो पटना की बैठक में दिखी थी और बेंगलुरु की बैठक में भी उम्मीद की जा रही है कि ये सहमति बनेगी। सीटों के तालमेल को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के हो सकता है बातचीत नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस अभी उसको लेकर के कंफर्टेबल नहीं है। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है उसकी दोनों पार्टियों ने, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस को कई बार इस बात के लिए प्रेशर किया, उसको दबाव डाला उसके ऊपर कि वो सीटों के बंटवारे पर बातचीत करे, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं। उसको लग रहा है कि ये प्री मैच्योर है। कांग्रेस अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जो अभी राज्यों के चुनाव हैं, उस चुनाव में कांग्रेस अपना 2 राज्यों में, कम से कम 2 राज्यों में, 3 राज्यों में, तेलंगाना को भी जोड़िए, उसमें अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद कर रही है। तो वो उसके बाद उस मुद्दे पर आना चाहती है। उसके पहले कांग्रेस का जोर इस बात पर है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कोई कमेटी बनाई जाए जो ये तय करे कि क्या हमारे एजेंडे होंगे। क्योंकि असली चीज जो विपक्ष को जिसके आधार पर लड़ने जाना है 2024 में, वो नैरेटिव का है। क्या कहानी लेकर के जाएंगे, अपनी क्या नैरेटिव आपका होगा जिसके दम पर आप नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। तो वो कांग्रेस चाहती है कि वो चीज़ तय हो, मुद्दे तय हो, नैरेटिव तय हो, एक साझा गठबंधन की एक सैद्धांतिक सहमति बने और एक व्यक्ति कोई हो जो समन्वय बनाए तमाम पार्टियों के बीच में, तालमेल बना करके और उनको साथ चलने के लिए जिस समय जरूरत हो तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करे रेगुलर। और फिर ये हर महीने मिलने की जो बात है उसको अब आगे लगातार किया जाए, इस पर सहमति बेंगलुरु में बनेगी और उसके बाद आगे की रूपरेखा, आगे का जो ब्लूप्रिंट होगा वो उसको डिस्कस करेंगे लोग। लेकिन इसके बीच में सोनिया गांधी को होना, और एक तरफ आप देखिए उसी समय 18 तारीख को, यानी कल, जब वहाँ बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियां बैठेंगी, उसी समय दिल्ली में एनडीए की पार्टियां बैठेंगी भाजपा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में होंगे। तो एक तरह से फिर ये सोनिया गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। 10 साल में अभी तक इसके बीच में मोदी बनाम राहुल गांधी की बात हो रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है, इस दोनों बैठक के बीच में ऐसा लग रहा है एनडीए और वर्सेज जो अपोजिशन की बैठक है। अपोजिशन की बैठक को यूपीए की बैठक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं जो यूपीए के अंडर आने से अपने को कतरा रही हैं, मतलब उससे अपने को अलग किए हुए हैं, जैसे उनको नहीं आना है यूपीए के
अधीन नहीं आना है, ममता बनर्जी को यूपीए के छाते के तले नहीं आना है, और जो पार्टियां पहले से यूपीए में हैं उनको छोड़ करके बाकी कई पार्टियां कंफर्टेबल नहीं है, जिसमें आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का नाम खासतौर से लिया जा सकता है। तो इसलिए वो यूपीए नहीं है, अपोजिशन की बैठक है जिसका कोई नाम रखा जाएगा, और दूसरी तरफ एनडीए की बैठक है। एक तरफ सोनिया गांधी फोकस में आई हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। तो ये दिलचस्प होगा, कल इस पर फिर से बात करेंगे। दोनों पार्टियों के, दोनों गठबंधनों की जो बैठक है उसमें से क्या निकलता है, उसमें से क्या आगे का रास्ता बनता है, क्या रोड मैप दिखता है, इस पर फिर कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।